अस्सलाम वालेकुम। अतीक कैसे हैं? अच्छा, ज़राक आप कैसे हैं? आप ठीक हैं ज़राक? नहीं, नहीं ज़राक भी है इधर। हसीब, ज़राक आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे। अवैस, वालेकुम अस्सलाम। कौन और आ चुके हैं? आसिफ, अच्छा सवाल करें जो अवेलेबल आ चुके हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में लड़का आया था ये माइक अपने ऑफ़ रखेंगे, माइक अपने ऑफ़ रखेंगे और जिसने बात करनी होगी वो ओपन करे और बात कर ले। अतीक, अतीक आप सबसे पहले आए थे, आप ज़रा सवाल करें कोई। हम्म। आपने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। जब हमारी मीटिंग ख़त्म होगी मैं आपकी आईडी डिलीट करूँगा, आपने दोबारा उसी को क्रिएट करना होगा, तब जाके आपका सॉल्व होगा। और दोबारा जो है जितने भी एस्पिरेंट्स अवेलेबल हैं अपने कोर्स को एंड ना किया करें। जो आपका चल रहा है लेक्चर लें और अपने पास रिकॉर्ड रखें कि आपने कौन से ले लिए। कुछ लोग उनमें से एंड कर देते हैं, तो फिनिश कर देते हैं, तो वो दोबारा ओपन नहीं होता। वालसाम ज़राक, ज़र अच्छा ज़र्रक है आपका नाम, तो आप डबल आर होना चाहिए ना। और जेड डबल आर, ये जेड ए के साथ तो फिर गलत ही हो जाता है ना। हम्म, कर लेंगे उसको, कर लेंगे उसको। हम्म, वो असल में मैंने मैंने इसलिए उसको अभी तक इंक्लूड इसलिए नहीं किया था कि अभी देखें जो फिनेंशियल लिमिट्स होती हैं ना, वो हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, तो हमारा लेटेस्ट एडिशन आ जाए तो उसके हिसाब से वो चीज़ें कवर कर लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, कर लेंगे उसमें, कोई बात नहीं, कर लेंगे उसको। आपके जो ये रिज़र्वेशन है एंड पे हम सारी की सारी जो आप लोगों की ईच एंड एवरी क्यूरी है उसको एड्रेस करेंगे। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, इसको करेंगे हम। अच्छा नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो करे। आपका नेट जो है ना स्लो है, ये अभी जो बात करना चाह रहे हैं इनका मेरे ख्याल में आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है दरमियान में। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो आपका सवाल है। आपका नाम भी नहीं शो हो रहा, मैं आपको एड्रेस कैसे करूं? हाँ, समी, जी समी बात करें। जी अल्लाह का शुक्र है। नहीं 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 नहीं, बात बहुत लटक रही है, बहुत लटक रही है वॉइस। नहीं 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 नहीं, कोई कोई समझ नहीं आ रही। आप ज़रा
वॉइस वॉइस में यार आप आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कोई। जी पूछें। हाँ। हम्म 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 डेफिनेटली वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। देखें उसकी दो कंडीशंस होती हैं ना कि एक रेजिडेंट होता है 183 डेज से ज़्यादा है, अगर पाकिस्तान में रह रहा है रेजिडेंट है, तो अगर वो पाकिस्तानी शहरियत भी रखता है लेकिन 183 डेज़ फिनेंशियल ईयर में नहीं रहता इधर, तो वो नॉन रेजिडेंट होगा उस फिनेंशियल ईयर में। तो उसकी फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होती है कि जो उसने एज ए रेजिडेंट उसकी सोर्सेज हैं वो तो नॉर्मल कंसीडर किए जाएंगे। अगर 183 डेज से नॉर्मल ज़्यादा टाइम वो पाकिस्तान में रहा है तो उसकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे वो पाकिस्तान के सोर्सेज ऑफ इनकम में ही कंसीडर होंगे। लेकिन कुछ उसको फॉरनर होने की वजह से या ओवरसीज़ होने की वजह से कुछ अलाउंसेस वगैरह में एग्जाम्पशन होगी, तो वो जब एग्जाम्पशन के या रिफ़ंड के हम चैप्टर को कवर करेंगे तो उसमें आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी इस पर। अगर आप रेजिडेंट हैं तो फिर आपकी टैक्सेबल होगी, अगर नॉन रेजिडेंट है तो फिर आपको शहरी नहीं है 183 डेज से। अगर तो आप, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब रेजिडेंट होंगे तो सारे रूल्स पाकिस्तानी आप पे लागू होंगे जैसा कि आप नॉर्मल रूटीन के शहरी हैं। अगर 183 डेज से कम पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर आपको टैक्स नॉर्मल के हिसाब से नहीं पे करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉज आप पे लागू नहीं होंगे। वो फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं जो कंट्री टू कंट्री होते हैं कि जी हमारे रेजिडेंट्स अगर उधर के रेजिडेंट हो रहे हैं तो उनकी कौन सी इनकम जो है यहाँ पे टैक्सेबल होगी, वहाँ पे कौन सी टैक्सेबल होगी, तो ये एग्रीमेंट के ज़रिए से फिर उसको जो ट्रीट किया जाता है। सिकंदर, वालेकुम अस्सलाम। साजिद बात करें। हम्म 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 डबल टैक्सेशन नहीं, यहाँ पे मैंने वही कहा कि कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपके टैक्स की कटौती हो रही है, तो जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे तो आप वो सोर्स बताएंगे और फिर वो कंट्री टू कंट्री डबल, ये होती है डबल टैक्सेशन से अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट्स होते हैं। ये भाई जो अभी बात करना चाह रहे हैं, आपकी वॉइस नहीं आती, आप ज़रा आप डिस्टर्ब कम करें, आप मैसेज भेज दें। आपका क्या सवाल है? आपकी वॉइस नहीं आ रही, या नेट बेहतर करें या होल्ड पे रहें। यार इसको समझ नहीं आ रही मेरे भाई। इसको मुझे ये हाँ, ये मुझे इसका नाम भी नहीं शो हो रहा, इसको मैं ज़रा, अच्छा सिकंदर है तो इसके सिकंदर की मैं अभी सिकंदर आज़म की करता हूँ। कितना दिलेर है ज़रा, इसकी वॉइस तो हमारे कंट्रोल में है ना यार। वो मैंने उसको कहा भी है मैसेज पे अपना भेज दे, सवाल जो भी है मैं इधर एड्रेस कर दूंगा। वॉइस आपकी क्लियर नहीं है सिकंदर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज दें। अब जोर आजमाई ना करें, सिकंदरी यहाँ पे ना दिखाए ना अच्छा, सवाल आपका था जी कि आप जिस कंट्री से आपकी कटौती हो रही है या जहाँ पे आप टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो वो आप प्रूफ, आपको टैक्सेशन का वो सर्टिफिकेट देते हैं। जब आप अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे तो आप उसको रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। फिर वो आपको उस कंट्री के साथ जो
पाकिस्तान की स्टेट का एग्रीमेंट है कि जो टैक्स पेयर वहाँ पे टैक्स पे करते हैं आपकी स्टेट को, और यहाँ पे उसकी इनकम फिर कंसीडर की जाती है और डबल टैक्सेशन हो रही है, तो उस ट्रीटी के मुताबिक आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, तो आपको वो रिफ़ंड हो जाती है अमाउंट, या फिर उसको जस्टिफाइड ट्रीटमेंट, आपको डबल टैक्सेशन से आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, हयात यास्मीन, हिम्मत कर लें, सवाल कर लें आप। एक सेकंड, ये इन्होंने मैसेज किया जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम तो हो गया, वालेकुम अस्सलाम, सबको हो गया। आप सवाल करें अभी। जी साजिद, आप सवाल तब तक कर लें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने डिस्काउंट उसके अपने मैंडेट है। हमने स्टैंडर्ड मार्केट रेट पे जो नॉर्मल एट द, आप देखें नॉर्मली जो चीज़ें मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही हैं, जो उसका स्टैंडर्ड रेट होगा या उसके ऊपर प्रिंटेड होगा, हमने उसी से कंसीडर करना है। हमने उसको नहीं अलाउ करना कि वो डिस्काउंट दे रहा है या नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया है कि ये यास्मीन ने सवाल किया है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं और मैं मैनेज नहीं कर पा रही। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स जो नए आने वाले हैं, बैच 6 और 7 स्पेशली, बैच 6 और 7 अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं वीडियो भी अपलोड आप लोगों के लिए कर दूंगा। ये जो अभी हमारा सेशन हो रहा है, जो उनमें से नहीं अवेलेबल तो उनको भी कम्युनिकेट हो जाएगा। आप लोग वीडियोस को देख के परेशान ना हो। आप लोगों का सबसे पहला फोकस होना चाहिए सिलेबस, जो कोर्स में एंटर होते ही ऊपर गाइडलाइन गिवन है कि आपने टेस्ट के हिसाब से चलना है। आपका जो टेस्ट 1 है वो एक चैप्टर में से, हम 20 चैप्टर कवर कर लें, हम 100 वीडियो लेक्चर अवेलेबल हूँ, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हूँ। आप अपने वीकली टास्क को देखें कि टेस्ट 1 में जो चीज़ें हैं आपने 2-4 दिनों के अंदर वो लेक्चर्स को गो थ्रू करना है, PDF को रीड करना है। बाकी हेल्पिंग मटेरियल कहीं से भी अगर आप समझते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ने के बाद टेस्ट को अटैम्प्ट करें। तो टेस्ट 1 जब आपका ओके हो जाएगा तो 2 की तरफ मूव करना है। तो वीडियो लेक्चर्स मैंने इतने लेंथी इसलिए नहीं बना रहा कि देखें लॉ की लैंग्वेज है, लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो अगर हम पॉइंट्स, ये IT सोल्यूशन साहब, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। आप जो बुनियान में आके बैठे हैं, कुछ ख़वातीन भी होती हैं मीटिंग में, ये ठीक नहीं है। आप अपना वीडियो ऑफ कर लें। IT सोल्यूशन, ये मैं आपकी वीडियो चलें खुद रिमूव कर देता हूँ। ये ठीक बात नहीं है। जब आप मीटिंग में आते हैं थोड़े फॉर्मल रहें या फिर वीडियो ऑफ रखें। अगर बिल्कुल लेट के आप वीडियो अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ख़वातीन भी होती हैं, इसमें थोड़ा सा लिहाज रखें। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसा कि बात कर रहा था कि हमारे जो लेक्चर्स हैं हमने उनको बहुत लिमिटेड रखा हुआ है, छोटा रखा हुआ है, ताकि हर सेशन में जो 2-4 बातें हैं आप फोकस होकर सुने, और जब फ्रेश हूँ तो अगला लेक्चर लें। तो आप नंबर ऑफ़ लेक्चर्स की तरफ ना जाएं। हमारे कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, कोई 10 मिनट का है, कोई 12 मिनट का है, कोई 14 मिनट का है। तो शायद मेरा भी इतना स्टेमिना नहीं होता कि मैं सारी चीज़ों को एक ही वक्त में आपको जो ठोंस दूँ। वो उसमें आपकी भी आसानी और मेरी भी उसमें आसानी होती है। तो मेन चीज़ होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं कि एक लेक्चर अगर एक सेशन लेते हैं 10-12 मिनट का, वो टोटली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप लोग लेक्चर्स के नंबर से परेशान बिल्कुल ना हों, चीज़ों को इंटरेस्ट के साथ लेके चलें तो आसान रहेगा। जी, अच्छा, यहाँ पे किसी ने सवाल किया, आपका सवाल आपकी वॉइस नहीं आ रही, थोड़ी देर तक ट्राई करना, मैं एक और क्वेश्चन को एड्रेस कर लूँ। ये इन्होंने सवाल किया है कि SRO का फंक्शन क्या होता है। ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स होते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद कोई लॉ हो, ऑर्डिनेंस हो या एक्ट हो, तो उसमें कोई अमेंडमेंट हो
तो उसको नोटिफाई किया जाता है और ऑर्डर पब्लिश होता है, और पहले वाले ऑर्डर को या तो उसमें कुछ मीनिंग ऐड होते हैं या उसमें चेंज होते हैं या किसी को डिलीट किया जाता है। तो उस ऐड, चेंज या डिलीशन या अपडेशन को जो एक रेगुलराइज करने के लिए SRO पब्लिश किया जाता है। और साथ ही सवाल किया है कि नोट्स बनाएं साथ, तो जो आपकी हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो एक नोट्स टाइप ही है। तो आप चीज़ें नोट डाउन करने में टाइम ज़ाया करेंगे तो बुक को रीड करें, वो पॉइंट्स ही हैं, उसको आप ये समझें कि हम जैसा कि नोट्स ही पढ़ रहे हैं। तो बुक जो हमारे पास मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, सिवाय उनके जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, जिन्होंने अपनी वर्डिंग में लिखा है, तो वो एक किस्म के नोट्स ही होते हैं। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपनी चीज़ों को कंसेप्चुलाइज करें और गो थ्रू करें। हमारे लेक्चर्स या जो चैप्टर्स होते हैं इतने कोई बहुत बड़े नहीं होते जिनको आप गो थ्रू करेंगे। मुझे कंफर्म है कि अगर आप किसी चीज़ को नोट्स बनाएंगे तो वो आपका जो हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उससे डबल नोट्स में हो जाएगा, तो वो चीज़ आप रीड नहीं कर पाएंगे। तो वेस्टेज ऑफ टाइम से अवॉइड करें। तो बाकी किसी का क्वेश्चन, ये काफ़ी सारे आपने यास्मीन सवाल कर लिए हैं, सब के एड्रेस हो चुके हैं। अभी आप थोड़ा सा होल्ड पे रहें। ये नेक्स्ट लड़का जो स्क्रीन पे है, नाम नहीं श्योर, हाँ साजिद सवाल करें। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम जब जाएंगे तो उसका गिफ्ट का भी आपका रिटेन करने का सैंपल फ्री कोई नहीं होती, वो फ्री कोई नहीं होती, वो उसकी कास्ट उसमें इंक्लूडेड होती ना। प्रमोशन की भी कास्ट उसमें शामिल हुई होती है। वो भी आपकी जो बिज़नेस की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी थोड़ी सी एक लिमिट दी गई होती है और वो आपकी डिडक्शन में आ जाता है लेटर ऑन, उसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस का नेचर क्या है। और जहाँ पे सैंपल की बात है, साथ ही आपके लिंक करता चलूँ, ये हमने चीज़ पढ़ी भी थी कि जहाँ पे सैंपल की बात आती है, जहाँ पे कस्टम इन्वॉल्व हो या आपने इवैल्यूएशन के लिए कोई चीज़ लेनी हो, तो कस्टम अथॉरिटीज़ को हिदायत की गई होती है कि आपने जितनी मैक्सिमम हो सकता है उसकी कम से कम अमाउंट लेनी है, कम से कम क्वांटिटी लेनी है और उसको एज ए सैंपल यूज़ करने के बाद, और मोस्ट प्रोबेबली जो अगर वो चीज़ कीमती होगी तो उसको रिटर्न भी करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को डिफ़ाइन कर दें। ये प्रोविंशियल सेल्स टैक्स का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे आपने सवाल ठीक नहीं किया, जो आपने सवाल करना चाह रहे हैं ना, कि अगर प्रोविंशियल लेवल पे कोई ड्यूटी है तो उसकी वो अपना मैंडेट है। जो फेडरल ड्यूटीज़ हैं, जैसा कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट खुद लेवाई करती है, चार्ज करती है और वो फेडरल फंड में आते हैं। जो कि प्रोविंशियल ड्यूटीज़ होती हैं वो हमारे मैंडेट में नहीं आती हैं, हमने उनको पढ़ा भी नहीं है। और अगर कोई सूबाई हुकूमत अपनी ड्यूटी असाइन करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन उसको लेवाई करने का अपना एक तरीक़ेकार होगा। अभी रीसेंट देखें, आजकल के एक दो बयानों में जो एक ड्यूटी थी कंटोनमेंट म्यूनसिपल कोई ड्यूटी थी, CMD कुछ इस तरीके से नाम था। ये कराची की हुकूमत ने कहा कि जितने आप फेडरल गवर्नमेंट जो बिलिंग कर रही होती है, नर्क चार्ज कर रही होती है बिजली के, हमें वो ड्यूटी साथ में ऐड कर दे। तो असद उमर ने उस पर क्लियर मना कर दिया कि जो सूबाई हुकूमत की अपनी ड्यूटी है वो खुद अपने फ़ंड रेज करें या उनके कलेक्शन का अपना मैकेनिज़्म बनाएं, हम उनके बिहाफ पे नहीं चार्ज करेंगे, हम उनको कलेक्ट करके चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का अपना एक मैंडेट होता है ड्यूटी चार्ज करने का और वो कलेक्शन का भी अपना तरीक़ेकार होता है। अगर सूबाई हुकूमत कोई चार्ज करना चाहती है तो वो भी प्रॉपर अथोराइजेशन के बाद वो कर सकती है, लेकिन उसको अपनी कलेक्शन का अपना तरीक़ेकार होगा। तो ये आपने जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को मिक्स कर दिया, ये ठीक नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि जी एक हमारे वो एरियाज़ जिनमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, यानी कि टैरिफ एरिया और नॉन टैरिफ एरिया, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई टैरिफ एरिया में, अगर नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में कोई चीज़ लेके आई जा रही है तो उस पर FED होगी। तो ये टेक्स्ट मैसेज को ज़रा अवॉइड करें, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अगर अपने नोट्स बनाने हैं तो बनाते रहें, उस पर कोई मना नहीं है, लेकिन मैंने आपको एडवाइस करना था कि बुक इटसेल्फ एक नोट्स ही होती है। तो ये J7 प्राइम सवाल करें।
वो जो होगा तो ना आपने मुझे उसकी या तो स्क्रीनशॉट भेजें, कहाँ पे आपने पढ़ा है, सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं आप, उसको पढ़ सकते हैं मेरे सामने अगर कोई स्टेटमेंट पढ़ें तो। नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, वॉइस ब्रेक हो रही, दोबारा रीड करें ज़रा। नहीं, अगेन अगेन आपका नेट 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 सपोर्ट नहीं, नेट आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही थी, आप डिस्टर्ब हम उससे ज़्यादा हो रहे हैं सवाल करने से। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं उसको रीड कर लेता हूँ इधर से, आपकी वॉइस बिल्कुल ब्रेक हो रही थी। अच्छा, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करें जब तक सवाल आता है। वालेकुम आसिफ। हम्म 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 आपने आप आपका सवाल इंतहाई ना जिसका सारा है ना पाँव है, आपने तीन चार चीज़ें मिक्स की हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या सवाल मिक्स किया है। एक तो आपने परक्यूजेट की बात की है, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मामला होता है। एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी एम्प्लॉय को, अब यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखना है परक्यूजेट के मैंडेट में क्या वो सिर्फ दफ्तर के मामलात के लिए गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर तो उसको कुछ कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो दफ्तर की चीज़ है, गवर्नमेंट की चीज़ है, या जो उसके एम्प्लॉयर की चीज़ है वो खुद उसको कंसीडर करे, मेंटेन करे। एम्प्लॉई ने कुछ भी उसका नहीं पे करना। अगर एम्प्लॉई उसको सिर्फ और सिर्फ घर के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उसकी जितनी अमाउंट है एज अलाउंस वो उसकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगी। दूसरी और शर्त है कि वो कुछ टाइम ऑफिस के लिए भी यूज़ करता है, कुछ टाइम घर के लिए भी, तो 50-50 हो जाएगा। 50% उसकी चार्जेस जो चले जाएंगे एम्प्लॉयर की तरफ और 50% उसकी परक्यूजेट में ऐड हो जाएगा और उसकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगला जो सवाल आपने किया कि जी उसकी डेप्रिसिएशन, तो वो एसेट है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर उसको खुद अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेगा कि उस पर कितना उसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब यहाँ पे आपने मिक्स जो किया है कि जी उस पर सेल टैक्स कैसे लगेगा। सेल टैक्स वन टाइम होता है जब चीज़ सेल होती है, तो उसमें डेप्रिसिएशन का तो मामला आता ही नहीं है। तो आपने वो सवाल जो बिल्कुल बेढंगा, मेरे ख्याल में कंसेप्ट आपके इन चीज़ों पर अभी तक ग्रिप ही नहीं है, तो चीज़ों को थोड़ा सा रिफाइन करें, अपने कंसेप्ट को बेहतर करने की कोशिश करें। चीज़ों को देखें कि सैलरी के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन को पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय की बात करना चाह रहे हैं या एम्प्लॉयर की बात करना चाह रहे हैं, परक्यूजेट की बात करना चाह रहे हैं। 4-5 चीज़ें आपने मिक्स की थी। हाँ, देखें 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 ये चीज़ें, ये जो हमने सैलरी के मद में चीज़ें पढ़ी थी कि जब व्हीकल का यूज़ आता है या फिर उसकी परक्यूजिट्स की बात आती है, उसमें हमने डिफ़ाइन की थी सारी चीज़ें। अगर किसी को क्यूरी है तो वो लेक्चर्स को गो थ्रू करे, अगर वहाँ पे अगर उसको कोई क्यूरी आती है, अब चैप्टर को हम सिरे से नहीं पढ़ सकते कि उसका ये है उसका ये है, क्यूरी की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे अगर किसी की क्यूरी है कि उसके उस जगह पे समझ नहीं आई थी, गाड़ी का सिंपल, अगर सिर्फ एम्प्लॉयर की कस्टडी में है तो एम्प्लॉय का उसके इन टैक्सेबल इनकम के साथ या सैलरी के साथ कोई लेन देन नहीं है। अगर वो फुली उसके अपने इस्तेमाल में प्राइवेट यूज़ में है तो सारी की सारी फिर उसका परक्यूजेट की जितनी अमाउंट बनती है वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी, और उसका जितना भी एक परसेंटेज आपने बताई 5% है या जितनी लोअर है वो उसके हिसाब से डील होगी। अगर 50-50 है तो फिर उसकी जितना भी उसका यानी कि उसका हाफ उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो वो बड़ा क्लियर हमने वो पॉइंट पढ़े थे। अब एग्जैक्टली मुझे वो पॉइंट्स
कि उसकी कितनी अमाउंट चार्ज होगी, लेकिन इतना मुझे याद है कि जो अगर सिर्फ और सिर्फ वो प्राइवेट यूज़ के लिए, तो उसकी टोटली जितने भी परक्यूजिट उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सही है। तो आप जे सामन प्राइम, आपका क्या सवाल था? आपका नाम नहीं शो हो रहा, माजरत के साथ। किस में नहीं है? हम्म 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 साजिद, आपकी वॉइस ब्रेक हुई है दरमियान में, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अवैस? अच्छा अवैस, अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि लेटेस्ट हमारी सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक नहीं आई। तो अब आप दो चीज़ें कर रहे होंगे, आप एक तो एक्ट को साथ में पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हाँ, तो आप एक्ट को जब पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जब बुक आएगी हमारी तो जो उसमें अमेंडमेंट होंगी, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना, थोड़ी हेल्प करनी है। वो जो चीज़ें अमेंडमेंट नई बुक में आएंगी तो वो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या फिर मुझे जो है वो एक बता देना कि फ़लाँ फ़लाँ जो पेज है या फ़लाँ चीज़ है वो मुझे सही जो अमेंडमेंट्स हैं समझ नहीं आ रही, तो उसको हम रिविज़िट करेंगे। लेकिन एक दफ़ा सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक को आ लेने दें, तब तक आप सिनॉप्सिस ऑफ बुक जो टैक्सेशन है इसकी बुक को फॉलो करें। अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप इस बुक को साथ में लेके चलें, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको कहाँ से क्रिएट हो जाएगी, जहाँ आप सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की अभी की बुक पढ़ रहे हैं, साथ में आप मैच कर रहे हैं एक्ट के साथ। एक्ट अपडेटेड है जो अवेलेबल है। अब अगर जब रिन्यू होकर बुक आएगी उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि देखें हम एक्ट की तरफ जाएं या जो रीप्रिंट है उसकी तरफ जाएं या पुरानी बुक की तरफ जाएं। तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ आप सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की चीज़ों को पढ़ें, उसमें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आएगी। उसमें जो चेंज आएगी कहीं रेट की वेरिएशन होगी या कोई एक नई टर्म आ जाएगी, उनको हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। और अगर एक्ट की तरफ आप मूव करेंगे तो फिर आप उसमें बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। चंद एक बातें आपको समझ आएंगी कि ये चीज़ हमने शायद पढ़ी नहीं है, तो उनको हम अगेन मैं यही कह रहा हूँ, जब हमारा एक दफ़ा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की नई बुक आएगी, उसमें जो अमेंडमेंट्स हो जाएंगी वो कवर कर लेंगे। फिर आपको अगर कोई लगेगा कि हमारा एक्ट के मुताबिक फ़लाँ एरिया या फ़लाँ टॉपिक या फ़लाँ क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ, तो आप लोगों के वो भी मैं लेक्चर बना दूंगा, वो भी हम पढ़ लेंगे। तो अभी यूनी डायरेक्शन में चलें, आप खुद भी कंफ्यूज होंगे तो चीज़ें आपको फिर मिसअंडरस्टैंड हो रही होंगी कि यहाँ पे क्या चीज़ है। और देखें, ये जो चीज़ आप सवाल करने के लिए आपको कितना टाइम लगाना पड़ेगा कि ये चीज़ एक्ट में कहाँ पे है और सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन में कहाँ पे हमने पढ़ी है, तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। अभी अपने जो कंसेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें और लेटर ऑन जो चीज़ें अपडेट हम कर लेंगे लेटेस्ट एडिशन के साथ। वलसाम अली रज़ा, अच्छा यहाँ पे अली रज़ा एक सेकंड रुकिएगा, जिन्होंने 3-4 सवाल कर लिए हैं तो वो ज़रा थोड़ा होल्ड पे रखें। 26 मेंबर्स हैं हमारी इस मीटिंग में, बहुत कम हैं। और जिन्होंने सवाल नहीं किए और उनकी मीटिंग में आए हैं वो ज़रूर सवाल कोई ना कोई करें। तो बाकी जिन्होंने एक एक दो सवाल कर लिए हैं वो ज़रा होल्ड पे रहें, दूसरों को थोड़ा सा मौका दें। एक बंदा सवाल कर रहा होता है तो दूसरा बोलता ही नहीं है कि मैं क्या बात करूँ, सबको एक दफ़ा मौका दे दें। अली रज़ा अभी आप बात करें। वालेकुम अस्सलाम। यार ये दरमियान में जो इंटरप्ट करते हैं वो दूसरे को सवाल नहीं। अली रज़ा दोबारा से सवाल को स्टार्ट करें, दरमियान में इंटरप्शन कोई ना करे। जो दूसरा बोलने की कोशिश करता है पहले वाले की आवाज़ डिस्टर्ब हो रही। अली रज़ा बात करें। हाँ बिल्कुल, आप लेक्चर्स को फोकस करें।
आप टेस्ट को फोकस करें, टेस्ट के मुताबिक चलें। टेस्ट 1 क्या है, टेस्ट 2 क्या है, टेस्ट 3 क्या है। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं मीटिंग ऑफ होने में। ये मीटिंग जब ऑफ हो जाएगी फिर मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा। तो आप अली रज़ा, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि आपने टेस्ट को लेके चलें। नेक्स्ट। आपकी आवाज़ कट गई है। आप शायद ये कहना चाह रहे थे कि इम्पॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ, बाकी शायद कोई चीज़ें छोड़ रहा हूँ शायद। आपके सवाल आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पे। अली नवाज़, आप सवाल कर रहे हैं? कौन सवाल कर रहा है? ये अली रज़ा सवाल कर रहा है। आप ज़रा दोबारा सवाल करेंगे बाद में। नेक्स्ट मुझे कोई सवाल कर ले। हम्म हम्म। हाँ, पीडीएफ मैं ग्रुप में जो चैप्टर शुरू करता हूँ शेयर करता हूँ। वैसे आप लोगों को मिल रहे होते हैं ना पीडीएफ? अच्छा, पीडीएफ आप लोगों को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा मैंने फेसबुक ग्रुप भी एक अक्सर वीडियोस में शेयर किया होता है, तो उसमें भी मैं पीडीएफ अवेलेबल कर देता हूँ। तो अगर कहीं पीडीएफ में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो फेसबुक ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप डिपेंड करना चाहते हैं, पीडीएफ को साथ में रीड करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता। आप यहाँ पे मेरे सामने साजिद है या ये कौन है लड़का? मुझे ये कोई बता सकता है कि जो हम टेक्स्ट को रीड कर रहे होते हैं उसमें कहीं पे मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूँ कि सादा ज़ुबान में सारी चीज़ें पहले बताता हूँ कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ कैसे है, फिर लेटर ऑन उस टेक्स्ट को भी रीड करता हूँ, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे नई वाली बुक को या अभी वाली भी अगर टेक्स्ट को रीड करते हैं तो ईवन के कंसेप्ट के साथ साथ आपको टेक्स्ट रीड करने में भी कोई मसला ना आए। तो यहाँ पे सवाल इसने महरीन ने किया है। अस्सलाम वालेकुम, इंग्लिश का सिलेबस टेस्ट के स्केड्यूल को फॉलो ना करें मींस एक सीक्वेंस के साथ इंग्लिश का ओवरऑल सिलेबस कवर कर लें, तो ये भी ठीक है, काइंडली गाइड लाइन दे दें। अच्छा, पता है क्या, उसमें इंग्लिश कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी। मैं तो शुरू में इंग्लिश ऐड करना ही नहीं चाह रहा था। हेलो, सॉरी यार, मीटिंग एंड हो गई थी तो फिर मैंने अभी दोबारा ज्वाइन किया ताकि आपके किसी का कोई सवाल रह गया हो तो फिर।
या नहीं भी आते तो आप लोगों के कंसेप्ट की क्लियरेंस यहाँ पे ज़रूरी है। आप लोग देखो शुरू से एंगेज हो, कोर्स में आए हो, तो आप लोगों को जितना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा बेहतर है। आप लोग हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जितनी अब मेहनत कर लेंगे उतना ही आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूमेरिकल करने से आपको बाद में पेपर में याद रहेंगी। नेक्स्ट सवाल करें। अच्छा जल्दी से, अभी 10 मिनट में सेशन ख़त्म करेंगे हम। सवाल कर लें नेक्स्ट। वालसाम तुफैल। ये कोर्स एग्ज़ाम तक आपके जो है मैं अवेलेबल हूँ, और एग्ज़ाम तक हम आपके साथ चलेंगे जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता। एंड हमारा मॉक टेस्ट पे होगा, तो आप लोग एक सीक्वेंस में चलते जाएं। तो इंशाल्लाह जो है हम अक्टूबर मिड तक कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेटर ऑन हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे 10, और वो मैं अगेन कहूँगा वो पार्टिसिपेंट्स जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे मॉक टेस्ट में वही ज्वाइन कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक बच्ची ने सवाल किया था इंग्लिश के बारे में। मैंने कहा कि इंग्लिश की तरफ मैं फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये रिजर्वेशन थी कि इंग्लिश का हमारा एरिया रह गया, तो हम कैसे करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट हम इंग्लिश का ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो जो आज आप लोगों का टेस्ट अपलोड होगा उसमें इंग्लिश के डायरेक्ट एंड डायरेक्ट होंगे और एक्सरसाइज एक्ट ज़्यादा होगा। तो मैं ज़्यादातर उसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के क्वेश्चन शामिल करूँगा, लेकिन 5 एक सवाल होंगे जो आपके एक्सरसाइज ड्यूटी से शामिल होंगे। तो तकरीबन 15 क्वेश्चन इसमें मैं इंग्लिश के डालूँगा, क्योंकि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऐसा है जो पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्रामर में वीक होने की वजह से। अच्छा यहाँ पे एक सवाल आया है कि जी असाइनमेंट कैसे हमने अटैम्प्ट करनी है। तो असाइनमेंट का मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया हुआ है, ऊपर पैटर्न दिया गया है। हर चैप्टर जो हम कंप्लीट करते हैं उसमें से 20 क्वेश्चंस आपने खुद डिज़ाइन करने हैं, और हर एक का अलग होना चाहिए, किसी के मैच नहीं करने चाहिए, आपस में कोई शेयरिंग नहीं चलेगी, हर बंदे के अपने क्वेश्चन होंगे। तो जब मैं एंड पे मैच करूँगा जिसके रिजेंबल करेंगे दोनों की असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएंगी। अच्छा नेक्स्ट एक हैंड रेज कर रहे हैं, वो सवाल करें। इंग्लिश की क्यूरी सॉल्व होगी, अभी असाइनमेंट का सवाल का जवाब हो गया। अगला